नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवानी चाह रहे हैं वाहन सारथी के फाउंडर अविनाश गुप्ता जी से। तो अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। अविनाश जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाहन सारथी का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। वाहन सारथी के जरिए हमारी कोशिश है कि जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल है उसको डिजिटाइज करना, ऑर्गेनाइज करना और उसके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना, उनकी प्रॉफिट को बढ़ाना। तो मतलब किस तरह से आप ये कर पाते हैं, हम जानना चाहेंगे। वाहन सारथी बेसिकली ये है आपका फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसके माध्यम से व्हीकल ओनर अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, फिटनेस जैसे जो डॉक्यूमेंट है उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे रिन्यूअल करना पड़ता है, जो एक हेक्टिक शेड्यूल है। इसे ही वाहन सारथी बहुत आसान कर देता है। जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायरी करता है वो उसे अलर्ट दे देता है। तो फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर काम किस तरीके से करता है, क्या रोल प्ले रहता है इसका आपके स्टार्टअप में? जी, ये वाहन सारथी जो है एक सेस प्रोडक्ट है जो कि कन्वीनियंट करता है व्हीकल ऑपरेशन को, जैसे कि उनकी सेल्स, सर्विस, मेंटेनेंस और एम्प्लॉय मैनेजमेंट। इसी तरह से बहुत सारे फीचर इस पे इनबिल्ड है और इसी तरह से वो किसी भी बस ओनर की जो ऑपरेशन है उसको बहुत ही आसान बना देता है। बस ओनर से इसकी शुरुआत हुई, तो कैसे मतलब बस ओनर से इसकी शुरुआत करी आपने? एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं नॉर्मली फ्रीलांसिंग का काम कर रहा था। तो फ्रीलांसिंग के काम करते करते 2022 में मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया। जो एक बस ओनर थे उसने मुझे बताया कि अपने लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। तो मैंने उसके साथ रह के 6 महीना समय दे के एक रोबस्ट सॉफ्टवेयर बनाया। जब मैं इसे मार्केट में सर्वे करने के लिए उतरा कि क्या ये और भी ओनर यूज कर रहे हैं, तो मुझे पता चला कि कोई इसे यूज ही नहीं करता सॉफ्टवेयर का। तो बस ओनर से आपकी किस सॉफ्टवेयर को लेकर मुलाकात हुई थी और किस एजेंडा या ऑब्जेक्टिव के साथ आप बस ओनर से मिले थे? उनका क्या था कि जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो लोग ऑफलाइन रखते थे। अब ऑफलाइन रखने में क्या होता है ना, किसी बस ओनर का 20, 25, 30, 50, 100 बसें हो जाती हैं। एक बस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं और डॉक्यूमेंट बहुत सारे ऑपरेशन रहते हैं जिसको अपडेट रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर फेल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाता है। जैसे कि रोड टैक्स में आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा किन्हीं का रोड टैक्स बढ़ गया है। वो यही होता है कि उनको पता नहीं चलता है टाइम से कि कौन सा डॉक्यूमेंट मेरा फेल हुआ है। यही इसको ऑपरेशन को बहुत ही आसान बना देता है, क्योंकि आप जो है ऑफलाइन से डिजिटल के माध्यम पे आ रहे हैं। डिजिटल का माध्यम है कि आपका जो वर्क है उसको बहुत ही आसान बना देना। तो बस ओनर से आपने सबसे पहले मुलाकात करी फ्लीट मैनेजमेंट अपने सॉफ्टवेयर को लेकर, तो क्या इवेंट या फेज रहा ये आपके स्टार्टअप की शुरुआत का, उस बस ओनर से मुलाकात करना, फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करना? बात है 2022 की। 2022 से ही हम इस फील्ड में उतरे हुए हैं, फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को लेके। तो जब शुरुआती दौर था तो सभी मैनुअली वर्क करते थे, तो थोड़ा सा तो समय लगा उनको कन्विंस करने में। लेकिन जब एक बार लोग यूज़ करने के यूज टू हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो ऑफलाइन पे स्विच ही नहीं करते। इतना कन्वीनियंट ये सॉफ्टवेयर कर देता है जिसके माध्यम से आप फिंगर टिप से आप सारा डिटेल आपका देख सकते हैं, क्या ऑपरेशन चल रहा है। मेरे गाड़ी के एक एक चीज़ का हिसाब आप अपने मोबाइल से के थ्रू देख सकते हैं। मतलब ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली आपका फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑफलाइन वैल्यूज़ या टर्म्स को डिजिटल टर्म्स में लाने के लिए? अब मैं सिंपल बताता हूँ एक, जैसे कि हम ले लेते हैं डॉक्यूमेंट का ही ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि अब मेरे पास 7-8 डॉक्यूमेंट आ गए हैं, ठीक है। अब एक गाड़ी के 7-8 डॉक्यूमेंट, अब मेरे पास 100 गाड़ी हैं, 700 डॉक्यूमेंट। अब 700 डॉक्यूमेंट में मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट फेल हो रहा है ये ढूंढना एक अपने में चैलेंजिंग टास्क है, बहुत चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। यही चीज़ आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलर्ट दे देता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरा एक्सपायरी होने वाला है, आप रिन्यूअल करवा लीजिए।
इस स्टार्टअप के अंदर आपने और क्या अन्य फीचर्स रखे हैं अपार्ट फ्रॉम फ्लीट मैनेजमेंट? जी, वाहन सारथी में अभी नया एक फीचर लॉन्च हुआ है जिसके माध्यम से हम डायरेक्टली बसों में एडवर्टाइजमेंट को ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं। मतलब एक डिवाइस हमने तैयार किया है जिसके माध्यम से कोई भी कंपनी डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकती है भाया बस। वो जो भी ये कंपनी के लिए बहुत ही सूटेबल होता है कि एक टारगेट ऑडियंस उनको मिल जाती है जो कि सुनते हैं उनको। किसी भी बस की अगर बात करें तो 35-50% एवरी टाइम बस में अवेलेबल रहते हैं। वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट उन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, वो भी पूरा डिटेल के साथ में। वाहन सारथी में आप एडवर्टीजमेंट्स के कंसेप्ट पे भी वर्क कर रहे हैं, किस प्रकार से हम जानना चाहेंगे? वाया विजुअल एंड ऑडियो मोड्स। ये दो टाइप से हम अभी वर्क कर रहे हैं। एक है ऑडियो, दूसरा है वीडियो और तीसरा है फ्लैक्स। वीडियो हम बस में ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं, ऑडियो हम ऑटो में ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं और फ्लैक्स हम दोनों में लगवा सकते हैं। बस किसी भी रूट में अगर चलती है तो बहुत सारे लोग उससे टच में रहते हैं, वो कनेक्शन बना सकते हैं। अगर एक बैनर हम अगर बस में लगाते हैं तो जिस रूट पे वो जा रही है वो उसका प्रोडक्ट का प्रमोशन पूरे रूट पे हो सकता है। मतलब ऑटोज में भी आप ऑडियो वर्जन्स एडवर्टीजमेंट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा भी है? जी जी। ऑटो में क्या है कि जैसे कि म्यूजिक बजते रहता है तो ऑटोमेटिक हम उस पर एडवर्टाइजमेंट चलवा सकते हैं। बसेस में भी टीवीज चलते रहते हैं तो बीच में एडवर्टीजमेंट चलवा सकते हैं। जी जी। वहाँ अविनाश एक बात बताइए कि आप किस प्रकार से लोगों को कन्विंस करते हैं, बस ओनर्स को, ऑटो व्हीकल्स के ओनर्स हैं उनको कन्विंस कैसे करते हैं कि वो आपके स्टार्टअप के साथ जुड़े? शुरुआती की जब दौर थी, जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो सभी कुछ अच्छा फील हुआ था, लगा था कि हाँ कुछ यूनिक चीज़ बना है। हालांकि पहले से है फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बट झारखंड में उतना भी पॉपुलर नहीं हुआ है। झारखंड में जितना मुझे सर्वे करा, अभी तक मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जो फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा था वाहन सारथी से पहले। अभी तो अगर सिर्फ मैं झारखंड की बात करूं, 50 से ज़्यादा ओनर इसे यूज़ कर रहे हैं और पूरे इंडिया की बात करूं तो लगभग 150 ओनर इसे आराम से यूज़ कर रहे हैं अपने 5000 बसों को मैनेज करने के लिए। तो पब्लिक व्हीकल ओनर्स से कनेक्ट करने के लिए आपके क्या क्या तरीके रहते हैं? जी, सबसे पहला तरीका है मैं बस एसोसिएशन में जुड़ा हुआ हूँ, जिसका एक बेनिफिट होता है कि मैं डायरेक्ट जो भी सर्विसेज नया लॉन्च होती है हम उसको डायरेक्ट बस ओनर तक पहुंचा सकते हैं और बस ओनर का फीडबैक के थ्रू हम उसे और इन्हेंस करते हैं और अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। तो और भी कंपनीज होंगी जो इन सब तरह की चीज़ों में काम कर रही होंगी एडवर्टीजमेंट्स में, तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है या प्लेटफॉर्म है ये यूनिक कैसे सर्व कर पा रहा है? सबसे यूनिक अगर बात करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी बहुत सारी कंपनी हैं जो कि काफ़ी चार्जेस लेती हैं। बस वाहन सारथी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है जो एक यूएसपी क्रिएट कर सकता है। मतलब किस प्रकार से? जैसे मान के चलिए कि कोई अगर अदर सॉफ्टवेयर को कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उस पर मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे चार्जेस देनी पड़ती है, ठीक है। और वाहन सारथी जो है उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, आप यूज़ कीजिए, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चाहता हूँ कि पूरे कॉमर्शियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिजिटाइज करना, जिससे क्या होगा कि आने वाला समय में कोई भी बस ओनर या कोई भी व्हीकल ओनर अपने डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज कर सकता है। जब तक हमको डेटा ही नहीं पता चलेगा कि क्या डेटा हम प्रोसेस कर रहे हैं या कितना मेरा अर्निंग हो रहा है और कितना एक्सपेंस हो रहा है, तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और भी अदर सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं और आप अपनी स्टार्टअप में इन सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या आपके तरीके हो रहे हैं? जी, मैं मेरी टीम ग्राउंड लेवल पे सर्वे करते रहती है, देखती है कि क्या क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करा है, तो जो प्रॉब्लम हमने फेस करा है या देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, ये आने वाला फ्यूचर का रिक्वायरमेंट है,
तो उस हिसाब से हम लोग वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं और मार्केट में उसको लॉन्च करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए क्या चीज़ें आप इंश्योर करते हैं कि आपका जो सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे और लोगों को एक ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें मिल सके, डिलीवर हो सके? देखिए, ऑर्गेनाइज वे में अगर कहा जाए तो मान के चलिए, इस एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं किराना स्टोर का। एग्जांपल ले लेते हैं किराना स्टोर का। क्या है, बही खाता चलता है, ठीक है। बही खाता में आता है, लिखाता है, आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब अगर आप जाइएगा तो आपको मॉल नज़र आएगा, छोटा छोटा आपको ऐसा शॉप नज़र आएगा जिस पे आप प्रोडक्ट उठाइए और बिलिंग कीजिए, जो कि अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी जितना भी गांव में या शहर में जो भी शॉप खुल रहे हैं उसी टाइप का खुल रहे हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज होगा, मतलब आपका जो सामान इधर उधर है वो एक पर्टिकुलर वे में आ रहा है जिसको आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वही हो गया ऑर्गेनाइज। अगर एडवर्टाइजिंग सेक्टर्स की बात करें इन बसेस एंड पब्लिक ऑटो व्हीकल्स, तो आमतौर पर जब भी किसी कंपनी को एडवर्टाइज करना होगा या जब भी बसेस को इस तरह की रिक्वायरमेंट होंगी कि वो अपने एंटरटेनमेंट के बीच में एक चला सके एडवर्टीजमेंट, तो वो किन्हीं किन्हीं पार्टीज को कंसल्ट करते होंगे। लेकिन आपके पास एक ग्रुप बना हुआ है जिसके पास जो पब्लिक व्हीकल ओनर्स हैं वो आ सके और एडवर्टीजमेंट्स के लिए कंसल्ट कर सके। तो इस पूरे सेक्टर को आप मैनेज करने के लिए खुद ही मैनेज करते हैं या किसी आपने हैंड्स भी रखे हुए हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, आने वाला समय या अभी का इरा जो है वो एआई का है। एआई आपका 10 लोगों का काम अकेले कर सकता है। मुझे अगर कुछ स्क्रिप्टिंग लिखना हो तो मैं चैट जीपीटी के थ्रू आसानी से लिख सकता हूँ, जिससे मुझे कंटेंट राइटर का जो एक्स्ट्रा अपने ग्रुप में शामिल करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ रहा है। अगर मुझे कुछ बैनर बनाना है तो मैं अभी लामा 3 से बना सकता हूँ, आपका एडोबी का एक्सप्रेस का यूज़ कर सकता हूँ। एनिमेशन करना है, आप फायरफ्लाई है, आपका एक्सप्रेस डॉट एडोबी है, उस पर आप कर सकते हैं। आपका और भी अच्छे से इमेज जनरेशन करता है तो मिड जर्नी है। आपका तो एजुकेशनल बैकग्राउंड जहाँ तक मुझे लगा मैकेनिकल इंजीनियर का था, जहाँ तक हमने जाना। तो मैकेनिकल इंजीनियर का एजुकेशनल बैकग्राउंड होने के बाद एकदम अलग हटकर फील्ड में जाना, स्टार्टअप की फील्ड में कदम रखना, ये कैसे मतलब रुख हुआ? बात ऐसा है कि उन दिनों रिसेंटली 3 इडियट लॉन्च हुआ था, वो भी ठीक है। तो 3 इडियट से इंस्पायर होकर मैंने मैकेनिकल इंजीनियर ले लिया। और लेने के एक और कारण था कि मैंने सुना कि मैकेनिकल इंजीनियर एवरग्रीन ब्रांच होता है, ठीक है। तो जब कॉलेज पास आउट हुआ, शुरुआती में तो लगा कि अब ज्वाइन कर लिए हैं तो बहुत सारा पैसा वैसा आएगा, सैलरी मिलेगा, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। जब हमने बीटेक कंप्लीट करा तो भेड़ चाल पे लग गया। तो भेड़ चाल से जब पता चला कि जॉब मार्केट में है ही नहीं, और जॉब है तो है लेबर कैटेगरी का जॉब, मतलब कि तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको क्या जॉब ऑफर हुई और आप किस तरीके का काम कर रहे थे कि आपका स्टार्टअप की तरफ एक आकर्षण हुआ और आपने रुख मोड़ा अपना? जब मैंने कंप्लीट करा बीटेक और एक प्रेस में मुझे जॉब मिली, ठीक है। प्रेस में एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर मैंने ज्वाइन करा, ठीक है। जब मेंटेनेंस इंजीनियर तो नाम था, लेकिन वहाँ पे काम करना पड़ता था, मशीन को साफ़ करना, वहाँ पे झाड़ू लगाना तो ये सब मेरे से नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी गलती थी कि मैकेनिकल इंजीनियर ले लिया। तो उसी बीच में मेरा एक फ्रेंड मिला जिसका सैलरी लगभग 1 लाख से ज़्यादा था। तो बोले क्या कर रहे हो भाई? तो बोला मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। किस पे बनाते हो? जावा में बनाता हूँ। ठीक है, हम सीखना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो सीखना पड़ेगा। तो मैंने सीखा, जावा सीखा, जावा रट लिया क्योंकि रटने का आदत था। अब रट लिया, अब लेकिन एप्लीकेशन तो पता ही नहीं है इसका यूज़ कैसे करना है, तो पूरा वेस्ट हो गया। तो फिर भी एक था कि फ्यूचर जो था वो सॉफ्टवेयर का था। मैंने सर्च करा, पूरा फ्यूचर है एआई का, एमएल का, आईओटी का। तो इसमें मैंने सर्च किया, रिसर्च किया और एक पैटर्न बनाया कि कैसे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। धीरे धीरे एक लेयर बाय लेयर उस पैटर्न को फॉलो करता गया और धीरे धीरे जैसे कि मेरा शुरुआत हो गया था पाइथन से। पाइथन समझिए एक बेस है जिसके थ्रू आप डाटा एनालिसिस बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, एआई एमएल का यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इससे शुरुआत हुआ, धीरे धीरे करते करते आपका लॉकडाउन आ गया 2019 एंड में। तो 2019 जब आया तो
कुछ खाली टाइम था मेरे पास में, तो मैंने एक्सप्लोर किया कि क्या कर सकते हैं। तो उसी टाइम में लगा कि अब तो टच कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए कि बिना टच किए यूज़फुल हो जाए। तो मैंने 2020 में फेस अटेंडेंस का पूरा डिवाइस बनाया, जिसके थ्रू स्टूडेंट अपना अटेंडेंस बना सकते हैं बिना कुछ छुए। उस पे एक थर्मल सेंसर लगा हुआ था जो कि टेम्परेचर भी रीड करता था, जिससे पता चल सकता था कि कोई अगर फीवर है किसी को तो आसानी से हम लोग अलग कर सकते थे उसको। तो मज़ा आने लगा उसके बाद मुझे, फिर इसको और एक्सप्लोर करते गया आपने ये स्टार्टअप के फॉर्म में शुरू करा था। जी जी। तो शुरुआत फिर यहाँ से आपके इस वाहन सारथी स्टार्टअप में आने तक का जो सफ़र था ये किस प्रकार से रहा, और क्या फेज़ रहा आपकी लाइफ में स्टार्टअप की तरफ रुख करने के बाद? जब भी 2020 तक हम लोग पहुँच गए, अब इसके बाद मैंने 2 साल एज ए फ्रीलांसिंग काम किया, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। और जब मैं ये सारा चीज़ को जब एक्सप्लोर करा, ठीक है, तो वही जो 2022 का जो टर्म था जो मुझे क्लिक करा वाहन सारथी बनाने के लिए। वाहन सारथी से पहले इसका नाम था बस मित्र, वो डेडिकेटेड था सिर्फ बसों के लिए। लेकिन वाहन सारथी नाम के पीछे की क्या सोच रही है आपकी? जी, वाहन सारथी अगर हम बात करें तो ये इसका शुरुआत हुआ था 2016 में। 2016 में मैंने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया था जिस पे कैमरा के माध्यम से OCR टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम किसी भी व्हीकल की नंबर प्लेट को मॉनिटरिंग करके उसका डिटेल को पूरा निकाल सकते थे, जिसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे कैमरे के माध्यम से ही पता चल जाता कि कौन सा व्हीकल कितना अप टू डेट है, या कोई व्हीकल चोरी का है या फिर वो स्टेल्थ किया हुआ है, तो हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन जब मैं इसे गवर्नमेंट को एक्सप्लोर किया, बताया उन लोगों को, तो मतलब वहाँ उस टाइम पे कोई इसको उतना समझ में नहीं आया। तो इस कंसेप्ट में आपने और एडिशनल फीचर्स कैसे ऐड किए कि वाहन सारथी आज वाहन सारथी है? जी, वाहन सारथी बनाने का कोई मकसद या कोई सोच नहीं था, वो ऑटोमेटिक मेरे जर्नी के दौरान आता गया। जैसे कि मैंने बताया 2016 में ये तो इंसिडेंट हो गया, मोमेंटम झारखंड के बाद मैंने छोड़ दिया था सारा चीज़, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैं जो सॉफ्टवेयर जर्नी था वो चला, ठीक है। फिर एक समय आया जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि बस के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। तो जब बनाना फ्लीट मैनेजमेंट का जन्म हुआ। जी, जन्म हुआ, और मुझे लगा कि हाँ, इस वे से भी हम व्हीकल को डिजिटाइज कर सकते हैं, जो कि आने वाला समय का समझिए ज़रूरत है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स, एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, उनका ऑटोमेटिक अलर्ट व्हीकल ओनर को चला जाएगा, चाहे ऑटो व्हीकल है चाहे कोई भी व्हीकल है, पब्लिक व्हीकल है। सिर्फ हम डॉक्यूमेंट का बात नहीं करेंगे, इसमें आपका बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि टायर उसमें मैनेज हो जाता है। सर्विसिंग में क्या होता है ना कि एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में कूलेंट एक्सपायर हो जाता है, टायर घिस जाता है, फैन बेल्ट चेंज करना पड़ता है, तो उसका फेल होने से पहले वो अलर्ट दे देता है। इसके बाद फिलहाल में आपका ये स्टार्टअप किन किन जगहों पे ऑपरेंट है? ये झारखंड में है, आपका बेंगलोर में है, और पंजाब में है। तो हर स्टेट की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपना रिक्वायरमेंट और टेस्ट होता है। तो आप जब किसी नई जगह में अपनी स्टार्टअप को सेटअप करने के लिए जाते हैं तो आप उन अलग अलग जगहों की टेस्ट्स को कैसे टैकल करते हैं? जी, वाहन सारथी जो ऐप है वो उसमें क्या है कि सारे फीचर इंडिपेंडेंट है। अगर आपको लगता है हाँ मुझे 4 फीचर का यूज़ करना है तो बस 4 ही यूज़ कीजिए, 10 यूज़ करना है 10 ही यूज़ करना है। और जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, ओनर की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं। बाकी आपको यूज़ करना है तो बहुत बढ़िया है, नहीं यूज़ करना है तो कोई बात नहीं, वो पड़ा हुआ है। आपको जब लगे कि हाँ उसका ज़रूरत है आप यूज़ कीजिए। सारा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, आपको जितना फीचर चाहिए उतना ही यूज़ कीजिए, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। आपके स्टार्टअप में IoT, AI एंड ML फीचर्स इनेबल्ड हैं, तो ये क्या हैं तीनों फीचर्स, और आपके स्टार्टअप में ये किस तरीके से काम कर रही हैं? बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि आने वाला जनरेशन को AI, ML और IoT के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। AI जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML मशीन लर्निंग, और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जितने भी प्रोडक्ट हम अगर मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे सेंसर को मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, समझिए वो आते हैं आपके IoT के अंदर में। जैसे कि हमको यहाँ बैठे हुए फ़ैन चलाना है, तो ना बटन दबाएं फ़ैन चल गया।
कूलर चलाना है कूलर चल गया, एसी चलाना है एसी चल गया, बल्ब को ऑन ऑफ करना है बल्ब ऑन ऑफ हो गया। ये आईओटी के अंदर पे आ गया। एआई एंड एमएल का क्या कंसेप्ट है, AI कैसे ये यूज़ हो रहा है आपके स्टार्टअप में? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप बोल सकते हैं एक प्रोबेबिलिटी, मतलब कि उनको कोई टास्क दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते थे स्टैटिक्स में, ठीक है, तो सेम लाइक स्टैटिक्स का यूज़ होता है एआई और एमएल में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जी। जैसे कि कुछ डेटा आया, एआई का यूज़ करके हम जो रोबोट्स है या कंप्यूटर है वो आसानी डिटेक्टर से आप पूछना क्या चाह रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन हम उस पर फिल्टर आउट करके आपको बताएं कि हाँ ये डेटा आपके लिए यूज़फुल है, जिसमें कि ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। मतलब किस प्रकार से एआई और एमएल आपके स्टार्टअप में एक यूजफुल रोल प्ले कर रहा है? जैसे कि अगर कोई कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है, सपोज कीजिए किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है, तो वो सिर्फ अपना क्यूरी डालेंगे, लोकेशन डालेंगे और अपना प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उसको टारगेट ऑडियंस पता चल जाएगा कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस, इतने तक हम रीच आउट कर सकते हैं। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अगर दिल्ली में रहिए, मुंबई में रहिए, कहीं पर भी रहिए और कहीं भी आपको प्रमोट करना है तो आप आसानी से अपने घर में रह के ही अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। मतलब ये कंसेप्ट जो है ये जो पब्लिक ओनर व्हीकल्स हैं और एडवर्टीजमेंट के लिए जो कंपनीज या बिजनेस ओनर्स हैं, दोनों के लिए ये लागू हो रहा है। जी, दोनों के सभी के लिए विन विन सिचुएशन हो सकता है। जैसे कि बता रहे, कंपनी अपना टारगेट ऑडियंस तक ना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं और कस्टमर जो है, जो यूज़र है, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सपोज करते हैं एक यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट चलाना है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे अच्छे फीचर दे रही है, लेकिन यूज़र को पता ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप आसानी से एक लोकेशन सेट कर सकते हैं, हाँ इस लोकेशन पे हमको एडवर्टाइजमेंट चलाना है, इसे कॉलेज का नियरेस्ट हो गया, इस कॉलेज का नियरेस्ट हो गया, वो ऑटोमेटिक जब भी कोई बसेस उस एरिया पे पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली आपका एडवर्टाइजमेंट चलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका कंपनीज को फ़ायदा होगी, बस ओनर को फ़ायदा होगा और यूज़र को फ़ायदा होगा। अब इसके बाद हम एक चीज़, अच्छा पूछिए क्या पूछ रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने जाते हैं तो लोगों के मन में काफ़ी व्यू पॉइंट चैलेंजेस आते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं कि क्यों हम आपके प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो किन किन तरीके के डाउट्स आपको अपने स्टार्टअप को लेकर फेस करने पड़ते हैं लोगों की साइड से, और आप उन डाउट्स को कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे यकीन दिलाते हैं लोगों को कि हाँ इट्स वर्थ इट? ट्रस्ट। कोई भी प्रोडक्ट को बेचने का सबसे आसान तरीका है ट्रस्ट। अगर आप किसी यूज़र के अंदर ये ट्रस्ट जनरेट कर पाएँ कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो यूज़फुल है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आपका प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा। तो आप ये ट्रस्ट इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं? यही ट्रस्ट आसानी से जनरेट नहीं किया जाता है, वो धीरे धीरे करके समय लगता है। जैसे कि मेरा वाहन सारथी बने हुए 2 साल हो गए, तो धीरे धीरे लोगों में ट्रस्ट जनरेट हो गया। सबसे पहला लोगों का में जो मिसकंसेप्शन था वो था कि डेटा तो लीक नहीं हो जाएगा। जब मैंने बताया कि ये AWS का सर्वर यूज़ करता है, AWS का सर्वर 3-4 जगह रहता है, अगर 1-2 जगह भी अगर करप्ट हो गया तो बाकी 2 जगह आपका डेटा सिक्योर है, और ये डेटा को सिर्फ और सिर्फ आपका आईडी और पासवर्ड से ही एक्सेस किया जा सकता है और इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। और प्लस इस पे क्या है कि अगर आप 15 मिनट तक इस ऐप का यूज़ नहीं करते हैं तो आपका ऐप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, जो कि हाई सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये आप चीज़ें इंश्योर करते हैं ताकि लोगों को आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके। इसके अलावा जो अलग अलग टेस्ट होते हैं लोगों को इस बीच या इस दौरान, उसको आप कैसे इंश्योर करते हैं कि उनके टेस्ट सेटिस्फाई हो सके? जी, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी ये वाहन सारथी का लोग यूज़ करते हैं तो बहुत लोगों के लिए कुछ कुछ फीचर का ज़रूरत पड़ता है, कुछ लोगों को कुछ अलग फीचर का ज़रूरत पड़ता है और कुछ लोगों को कुछ कस्टमाइज फीचर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट, हम उस हिसाब से इसको प्रोड्यूस करते हैं। अविनाश जी, कब और कैसे माइंड में आया कि ऐसा कुछ करना है? कब आपको ऐसा गैप दिखा कि लगा कि जिसको कि आप भर सकते हैं? जी, एज अ एंटरप्रेन्योर, अगर बोला जाए तो बचपन से ही जो बनिया का गुण होता है वो बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है।
लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं था। जब तक मैं कॉलेज में था तब तक मुझे बिजनेस का कोई ऐसा ज्ञान नहीं था, ठीक है। मुझे पता भी नहीं था कि बिजनेस करना कैसे है। तो अचानक मेरे ऊपर में ऐसा जिम्मेदारी आ गया कुछ कारणवश, ठीक है, कि मुझे बिजनेस पे उतरना पड़ा। आप बिजनेस में उतरे, फाइनली आपने इसको ग्रो कराया। तो अभी फिलहाल में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके मॉडल्स कौन कौन से हो रहे हैं? जी, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आप फ्री में तो दे रहे हैं, क्यों फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा, बिजनेस का जो रेवेन्यू मॉडल है ना, वो आपका इंश्योरेंस से आता है, बस के पार्ट्स के एडवर्टाइजमेंट से आता है, टायर से आता है, और भी कुछ कुछ इसी टाइप से आपका। और जो कंपनीज को आप एडवर्टाइज कराते हैं उनका रेवेन्यू शेयर होता है आप में और पब्लिक व्हीकल ओनर्स में। जी। कितने लोग आपके साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयर किस प्रकार से हो रहा है? जी, अगर सिर्फ और सिर्फ रांची की बात करें तो अभी मेरे पास लगभग 60 से 70 बस ओनर जुड़े हुए हैं। ऑटो की बात करें तो 3000 के आसपास ऑटो है। रेवेन्यू कैसे शेयर हो रहा है उनके साथ? जितना हमारा रेवेन्यू आता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो एग्रीमेंट करके हर एक व्हीकल ओनर के साथ शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई संदेश जो आप अंत में न्यू स्टार्टअप्स के लिए देना चाहेंगे? जी, समय अभी स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कुछ करना चाहते हैं तो आज ही समय है कि आप इसको फाइनलाइज कीजिए, क्योंकि अभी का जो इंडिया है वो यूथ है, और यूथ इंडिया में आप आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अविनाश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।